जय हिंद दोस्तों। सीडीपी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का ये मैराथन वीडियो होगा और इसमें हम पूरे सीडीपी को कवर करेंगे। आइए देखते हैं संक्षेप में सभी चैप्टर को जो हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला, अभिवृद्धि, ग्रोथ। जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है उसे वृद्धि कहते हैं। जैसे लंबाई बढ़ती है, कोई मोटा हो जाता है तो इसे अभिवृद्धि कहते हैं। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है। और विकास की बात करें तो जब हमारे मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक तथा बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आती है तो उसे विकास कहते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक एवं बाह्य दोनों होता है। उदाहरण, मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। जब हमारा मानसिक विकास होता है तब हम अच्छा बोल पाते हैं और इसे ही आंतरिक विकास कहते हैं। वृद्धि जो है कुछ समय के बाद रुक जाती है। जैसे लंबाई और चौड़ाई, हमेशा तो हम जीवन भर नहीं बढ़ते रहते हैं, कुछ समय बाद हमारी लंबाई बढ़ना रुक जाती है, हम मोटा होना कम हो जाते हैं। लेकिन विकास जो है जीवन भर चलता है। विकास में निश्चित क्रम होता है। उदाहरण, हमें अपना जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मानसिक विकास, सामाजिक विकास जितना हम चाहेंगे उतना ही होगा। जैसे हम अगर पढ़ते हैं तो कोई बीए किया, एमए किया या बीएड किया तो इस तरह से उसकी बुद्धि में निरंतर वृद्धि होती रहती है। तो इसलिए इसे हम विकास जो है जीवन भर चलते रहता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। हम भार, लंबाई को माप सकते हैं, लेकिन विकास को क्या मापा जा सकता है? विकास को हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। उदाहरण, जब हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास का मापन नहीं कर सकते, हम केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं जिसे हम आईक्यू लेवल कहते हैं। कितना आईक्यू क्षमता है हमारी, इसे हम सिर्फ माप सकते हैं। विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिएगा कि विकास परिणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है, लेकिन वृद्धि केवल परिणात्मक होती है। वृद्धि क्या है? वृद्धि परिणात्मक होती है। वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। यानी मेरी लंबाई बढ़ गई, इससे ज़रूरी नहीं है कि हमारी मानसिक क्षमता बढ़ गई, हमारा बौद्धिक विकास हो गया। ज़रूरी नहीं है कि बुद्धि ज़्यादा हो गया मुझे। इसी को ही ये बोल रहा है कि वृद्धि होने से विकास भी हो सकता है और नहीं भी। उदाहरण, जब कोई आदमी मोटा होता जा रहा है तो उसकी वृद्धि हो रही है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि मोटा होने से उसका क्रियात्मक विकास भी बढ़े। वहीं विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, क्योंकि कुछ व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास होता है। जैसे आप बौना आदमी का उदाहरण ले सकते हैं कि कोई आदमी नाटा है, उसकी लंबाई नहीं बढ़ रही है, लेकिन उसका दिमाग बढ़ते जाता है, वो बुद्धि में तेज होते जाता है। जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है तो उसका अनुभव बढ़ते जाता है और वो तेज हो जाता है। लेकिन कोई लड़का या कोई आदमी लंबा हो गया, बहुत अधिक लंबा हो गया, मोटा हो गया, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका बुद्धि भी बढ़ गया है, उसे ज़्यादा बुद्धि हो गया, ये ज़रूरी नहीं है। वही परिपक्वता, मैच्योरेशन, आनुवांशिक विकास, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड है। यह हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता से रिलेटेड है, आनुवांशिकता से रिलेटेड है। यानी किन्हीं का माता पिता तेज हैं तो उनका बच्चा भी तेज होगा, ऐसा इसमें बताया जा रहा है कि यह आनुवांशिकता से रिलेटेड है। बड़े होने पर मैच्योरिटी आती है। जब कोई व्यक्ति बड़ा होता है, उम्र बढ़ता है तो उसमें मैच्योरिटी आती है, लेकिन 100% मैच्योर कोई नहीं होता। 100% मैच्योर कोई व्यक्ति नहीं होता। विकास के आयाम की हम बात करें
डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास बहुआयामी होता है और मल्टी डायरेक्शन में होता है। विकास जो है बहुआयामी है और सभी दिशाओं में होता है, कई दिशाओं में होता है विकास। किसी का सामाजिक विकास हो रहा तो कोई बौद्धिक विकास हो रहा, सामाजिक विकास हो रहा तो किसी का नैतिक विकास हो रहा। इस तरह से विकास जो है मल्टी डायरेक्शन में होता है। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट, गत्यात्मक विकास। तो गत्यात्मक विकास यह एक तरह से बालक के शारीरिक विकास से ही जुड़ा है। यह मसल्स, हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। गामक विकास में बालकों के चलने, दौड़ने, कूदने, भोजन करने आदि विषय को शामिल किया जाता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। तो गत्यात्मक विकास में हमारे मसल्स का ज़्यादा यूज होता है, जैसे दौड़ने में, कूदने में, भोजन करने में, तो इन सब में मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, पहला मोटर स्किल और दूसरा ग्रॉस स्किल। फाइन मोटर स्किल। तो फाइन मोटर स्किल इसमें मसल्स का कम यूज होता है। एग्जाम्पल राइटिंग, कूलिंग, कटिंग और ब्रेकिंग चपाती। यानी लिखने में मसल्स का यूज तो होता है लेकिन कम होता है। और कटिंग, काटने में, किसी चीज़ को हम काट रहे हैं तो उसमें मसल्स का यूज होता है लेकिन कम होता है। रोटी बनाने में मसल्स का यूज होता है लेकिन कम होता है। और ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें मसल्स का ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल जैसे स्विमिंग हम करते हैं, जब हम तैर रहे होते हैं तो पानी में लगातार हमें हाथ पैर चलाना पड़ता है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो क्या होंगे, डूब जाएंगे। इसलिए वहाँ लगातार मसल्स का यूज होता है। जंपिंग, जब हम कूद रहे हैं तो वहाँ जंप हमारा मसल्स निरंतर काम करते रहता है। रनिंग, यहाँ भी हमारा मसल जो है निरंतर काम करते रहता है। तो ये ग्रॉस मोटर स्किल्स में आएगा। मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, संवेगिक विकास, नैतिक विकास और भाषा विकास, ये सभी के बारे में पढ़ेंगे। बाल विकास के सिद्धांत। पहला, समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती है। जैसे हाथी है तो हाथी का बच्चा भी हाथी के जैसा ही प्रतिमान का अनुसरण करता है। उदाहरण मानव और हाथी। दूसरा, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी भी कहते हैं। दूसरी तरफ हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि विकास क्रमिक होता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब दूसरी तरफ जब हमारे विकास का क्रम मध्य से शुरू होकर बाहर की तरफ होता है तो यह समीप दुर्भिमुख कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। तीसरा, निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। ये तो आपको पहले भी हम बताए हैं। विकास जीवन पर्यंत चलता है तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। केवल इसकी मंद और तेज होती है। यह माँ के गर्भ से मृत्यु तक चलती है। विकास जो है जीवन पर्यंत तो चलती है लेकिन विकास की दर जो होती है, कभी तेज़ी से विकास हमारा हुआ, कभी धीरे धीरे हुआ। यही बात यहाँ बोल रहा है कि विकास कभी धीमे होती है, कभी तेज होती है। चौथा, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर। उदाहरण, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। पाँचवा, पूर्वानुमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी।
विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो विकास मेरा पढ़ाई की ओर चल रहा है, पढ़ाई से रिलेटेड चल रहा है, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो हमारा विकास हो रहा है। यही यहाँ कह रहा है कि विकास का पूर्वानुमान लगा सकते हैं, विकास किस दिशा में ज़्यादा होगा इसका हम अनुमान लगा सकते हैं। छठा, एकीकरण का सिद्धांत। बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैरों को एक साथ मिलाकर काम करते हैं तो वह एकीकरण कहलाता है। सातवां, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज तो किसी में कम होती है। अब आप ही अपना क्लास में देखते होंगे कि आपका जो दोस्त है तो कोई ज़्यादा तेज है, कोई कम तेज है, कोई बहुत ज़्यादा जानता है, कोई कम जानता है, तो क्या है उसका विकास किसी में ज़्यादा तेज़ी से हुआ है, किसी में कम हुआ है। यही वहाँ भी देखने को मिलता है, कोई बच्चा ज़्यादा तेज हो जाता है, कोई कम रहता है, यही कारण है। बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। यानी कि बच्चों के विकास जो है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता और एनवायरनमेंट वातावरण की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। यानी आनुवंशिक, किसी के माता पिता तेज होते हैं तो उनके बच्चे भी थोड़ा तेज होते हैं, माता पिता के जैसे होते हैं, उनका आईक्यू लेवल जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। और इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर बच्चा गलत संगति में है, गलत बच्चों के साथ अगर रहता है तो वो भी गलत सीख जाता है। कोई अगर बच्चा गाली दे रहा है और आपका बच्चा गाली नहीं देने जानता है, फिर भी अगर उसके साथ रहेगा तो वो भी गाली देना सीख जाएगा। तो इन्वायरमेंट का, वातावरण का बच्चा पर बहुत प्रभाव पड़ता है। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट ETC अलग अलग होती है। सभी बच्चे में इन जो होती है ये सब अलग अलग होती हैं। कोई तेज होता है। 8वां, वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी भी सीधी सीधी रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज होती है। और 9वां, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। शारीरिक, बौद्धिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास अंतर संबंधित और परस्पर निर्भर करते हैं। अब बाल विकास की अवस्थाएं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है प्रसव पूर्व अवस्था, जो 9 महीना या 210 दिन जिसे कहते हैं, यानी 9 महीना 10 दिन। तो पहली अवस्था है, बच्चे की पहली अवस्था प्रसव पूर्व अवस्था। दूसरी अवस्था है शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। जन्म हुआ उससे 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। तो शैशवावस्था, इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यानी कि बच्चा जब 2 वर्ष तक का होगा तो निश्चित है कि वो कुछ नहीं कर सकता है, तो अपने माता पिता पर ही निर्भर रहेगा। खाने के लिए कुछ भी, खेलना है तो भी उसके माता पिता पर ही वो निर्भर रहता है। और तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, इसे जो है इस अवस्था को तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था कहते हैं। नैतिकता का अभाव, इसमें नैतिकता का अभाव होता है। बच्चा को ये पता नहीं होता कि उसे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, इसका अभाव होता है, इसी को नैतिकता कहते हैं। और नैतिकता की अभाव देखने को मिलता है इस अवस्था में, शैशवावस्था। तीसरा, पूर्व बाल्य अवस्था, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को पूर्व बाल्य अवस्था कहते हैं। ये बाल अवस्था के ही भाग हैं, जिसे 2 चरणों में बांटा गया है। यानी 2 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र को बाल अवस्था कहते हैं, जिसमें 2 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र को पूर्व बाल्य अवस्था कह दिया गया है, और 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को उत्तर बाल्य अवस्था कह दिया गया है। तो पूर्व बाल्य अवस्था, इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है। अनुकरण द्वारा सीखता है यानी दूसरों को देखकर सीखता है।
अनुकरण करके दूसरों को क्या कर अगर माता पिता उनकी कुछ कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो बच्चा भी वो सीख जाएगा। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है, बच्चा को सीखने की जो जिज्ञासा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इस अवस्था को टॉय एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा टॉय से, खिलौनों से खेलना ज़्यादा पसंद करता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण है। इस अवस्था में बच्चा भाषा को सीखता है, भाषा को जल्दी सीखता है। आप कुछ बोलेंगे बच्चा को, बाबा बेटा पापा बोलो, तो बच्चा पापा बोलना सीख जाता है। या कुछ और भी बोलने के लिए अगर कहा जाता है तो बच्चा धीरे धीरे उसको कैच करता है। तो इस अवस्था में भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण हैं। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशील वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। इस अवस्था में बच्चा है कल्पनाशील, जिसे आप कल्पना से खेला जाता है, यानी कि सोच कर, कल्पना करके अपने मन में सोच कर खेलने वाला गेम ज़्यादा उसमें एक्टिव होता है, उसमें भाग लेना पसंद करता है। चौथा हो गया उत्तर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, इससे तार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है। तार्किक चिंतन यानी कि इसमें बच्चा सोचता है, लॉजिकल थिंकिंग इसमें ज़्यादा होती है, और इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इस अवस्था में यानी 6 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है तो 6 वर्ष की उम्र से बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, तो इसे आरंभिक स्कूल एज भी कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बहुत कुछ कैच करने की क्षमता जो होता है उसका बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण वो गंदा चीज़ भी सीख जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा खेल कूद में ज़्यादा लिप्त रहता है, जिसके कारण उसमें स्फूर्ति रहता है, और इसीलिए वह बहुत ज़्यादा खेल कूद में हिस्सा लेता है। इसलिए इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा खेलता है, इसलिए ज़्यादा खेलता है, खेलना पसंद करता है, इसलिए इसे खेलों की अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, यानी इस अवस्था में बच्चा किसी भी चीज़ को संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली समूह की अवस्था भी कहा जाता है। बच्चा इस अवस्था में जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा रहना पसंद करता है, गैंग बना के, जिसे आप कहते हैं समूह में खेलना पसंद करता है, तो इसे टोली या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा को पता नहीं रहता है क्या सही है क्या गलत है। वो समूह में रहता है और मस्त रहता है अपने आप में, तो इसलिए इसे अनोखा काल कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा को कोई चिंता नहीं होती है। पाँचवा है किशोरावस्था, जो कि 13 वर्ष से शुरू होकर 18 वर्ष की उम्र को कहते हैं किशोरावस्था। तो किशोरावस्था जो है इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें विषम लिंगी आकर्षण होता है। इस अवस्था में जो होता है लड़कों को लड़कियों के प्रति, लड़कियों को लड़कों के प्रति आकर्षक होता है इस उम्र में, तो इसे विषम लिंगी आकर्षक उम्र भी कहते हैं। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा जिसे चाहता है, मतलब किसी को मेहनत करता है ज़्यादा, और कोई लक्ष्य को निर्धारित करता है तो उसे पाने का कोशिश करता है। इस अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज इसीलिए कहा जाता है। इस अवस्था में वीर पूजा, हीरो वर्शिप की भावना होती है, यानी कि बच्चा अपने आप को बहुत कुछ समझता है, मतलब अपने आप पर उसको पूर्ण विश्वास होता है। कोई लड़ेगा तो तुरंत वो झगड़ा कर लेगा, इस अवस्था में होता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, यानी कि बच्चा अमूर्त चिंतन, जिस चीज़ को देखा नहीं है उसके बारे में कोई नया चीज़ देखकर और वैसा ही वो किसी अन्य चीज़ के बारे में सोचता है। जैसे बच्चा कोई कार देखा, कोई डीजल कार देखा, तो बच्चा सोचेगा कि हम कुछ अलग करें, कि अलग कार बनाएं, ऐसा इस अवस्था में आता है उसके मन में।
बुद्धि, इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। इंटेलिजेंस जो है समस्याओं को सुलझाने में मदद करती है। बुद्धि अगर रहेगा तो ही आप किसी समस्या को हल कर सकते हैं, वही बात यहाँ कर रहा है। बुद्धि से ही व्यक्ति तर्क करता है, थिंकिंग करता है, इमेजिनेशन करता है, यानी कल्पना करता है किसी चीज़ के बारे में। और इंटेलिजेंस एक मल्टी डायमेंशनल है और कठिन योग्यताओं का एक सेट होती है। बुद्धि अस्थाई परिवर्तनशील होती है। बुद्धि अस्थाई है और परिवर्तनशील भी होती है। जैसे कुछ चीज़ आप जानते हैं तो वो जानते हैं, और कुछ चीज़ को जो जानते हैं वो गलत अगर है तो उसमें आप परिवर्तन करते हैं। जैसे आप जानते हैं सोहन का घर इस टोला में है, जानते हैं, आप सुने थे किसी के द्वारा, लेकिन बाद में आप एक दिन सोहन आपको अपना घर लेकर जाता है और सोहन का घर दूसरा टोला में, तो आप जो जानते थे उसमें परिवर्तन किए कि नहीं सोहन का घर इस टोला में है। तो इस तरह का जो परिवर्तन होता है, इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि अस्थाई और परिवर्तनशील दोनों होती है। बुद्धि अनुकूलन स्थापन करने में हेल्प करती है। अनुकूलन स्थापित करने में यानी कि बुद्धि अपने अनुसार वातावरण को आप डेवलप करते हैं। आप अगर शांति चाहते हैं और कहीं हल्ला हो रहा है तो आप शांति का जगह चुनेंगे, तो अपने वातावरण को अपने अनुसार आप क्रिएट किए। यही यहाँ कह रहा है कि बुद्धि अनुकूलन स्थापित करने में हेल्प करता है। तो आपके पास बुद्धि था तो आप इस कमरे से दूसरे कमरे में चल गए जहाँ आपको शांति महसूस हुआ। बुद्धि के प्रकार, तो थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं। पहला मूर्त बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि और तीसरा सामाजिक बुद्धि। तो मूर्त बुद्धि की हम बात करते हैं पहले। मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीज़ें हमारे सामने होती है, मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष जिन चीज़ों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत आती है। जैसे मैकेनिक, कारीगर मूर्त बुद्धि के उदाहरण है। मूर्त बुद्धि का सामान्य मतलब हुआ कि अगर आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं, जैसे कि मैकेनिक के पास जाते हैं तो बाइक लेकर, जो बाइक आपका ख़राब हो चुकी है, तो मैकेनिक पहले देखता है बाइक को कि क्या खराबी है इसमें। अगर खराबी उसको पता चल जाता है कि ये खराब है, तब वो कार्य करना आरंभ करता है। तो इसे ही मूर्त बुद्धि कहते हैं, यानी किसी चीज़ को देखकर कार्य करना ही मूर्त बुद्धि कहलाती है। ठीक है, किसी चीज़ को देखकर, किसी वस्तु को देखकर ही कार्य करना मूर्त बुद्धि कहलाती है। आगे अमूर्त बुद्धि। अमूर्त बुद्धि जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती, जो भावनाओं और विचारों से संबंधित है। जैसे कवि, डॉक्टर, चित्रकार अमूर्त बुद्धि के उदाहरण हैं। जैसे कवि क्या है, कोई चीज़ को का कल्पना करता है, जैसे कोई अच्छा फूल या कुछ ऐसा मनोरंजक कहानी को ढूंढता है और कल्पना के आधार पर बनाता है और तब वो कहानी लिखता है। डॉक्टर भी यही है, किसी चीज़ के बारे में, वो किसी रोग के बारे में वो सोचता है पहले कि हाँ इस दवा को, मेडिसिन को हम चलाएंगे तब ठीक हो जाएगा। तो इसमें डॉक्टर, चित्रकार भी पहले कल्पना करता है कि ऐसे ऐसे आके यहाँ ऐसा देंगे, इतना बड़ा देंगे, तब है जो मूर्ति हमारी है अच्छी बनेगी। तो चित्रकार भी है जो कल्पना करता है और तब कार्य करता है। तो इसे अमूर्त बुद्धि कहते हैं, यानी पहले कल्पना करता है उसके बाद उस पर काम करता है, भावनाओं को उत्पन्न करता है अपने मन में, उसके बाद काम करता है। तीसरा है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि जो समाज सेवी होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि में आते हैं। जैसे नेता, व्यवसायी, समाजसेवी, अध्यापक आदि सामाजिक बुद्धि के उदाहरण हैं। तो ये तो आसान है कि जो समाज के लिए काम करता है, जो लोगों के लिए काम करता है, लोगों की हेल्प करता है, वो समाजसेवी है और सामाजिक बुद्धि रखता है। जैसे नेता है, हम सब लोगों के लिए, हम लोग चुनकर भेजते हैं, फिर वो हमारे लिए काम करता है। व्यवसाय करता है, सभी लोगों के लिए, सभी लोगों की ज़रूरतों की चीज़ों को बेचता है, खरीदता है। समाज सेवी, अध्यापक, शिक्षक हैं, तो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं और वो समाज सेवा करते हैं। शिक्षक वही बच्चा पढ़कर आगे बढ़ता है और अच्छा पोस्ट पर जाता है, तो अध्यापक भी समाज सेवी हैं। तो यही इसमें कहा गया है, समाज बुद्धि रखने वाले नेता, व्यवसायी, समाज सेवी और अध्यापक
ये तीनों हैं। और 1916 ईस्वी में टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का संशोधित सूत्र दिया गया। इन्होंने संशोधन किया गया वह था सूत्र कि मानसिक बुद्धि बाई वास्तविक बुद्धि इंटू 100, यानी मानसिक बुद्धि बटे वास्तविक बुद्धि गुने 100। मानसिक बुद्धि इसका सूत्र दिया है, इससे आप किसी का IQ लेवल निकाल सकते हैं, किसी का मानसिक बुद्धि कितना है और वास्तविक बुद्धि कितना है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। अब ये बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है कि 25 से कम जो होता है जिसका IQ, वो जड़ बुद्धि का बच्चा होता है, और 25 से 49 जिसका होता है मूढ़ बुद्धि, 50 से 69 मूर्ख बुद्धि, तो और 70 से 79 मंद बुद्धि, 80 से 89 सामान्य बुद्धि से नीचे, 90 से 109 सामान्य बुद्धि, 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर के होते हैं, 120 से 129 जिनका IQ होता है वो तीव्र बुद्धि के होते हैं, 130 से 139 जिनका IQ होता है वो प्रखर बुद्धि के होते हैं, 140 से अधिक जिनका IQ होता है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। तो इसमें हम लोग को 3 याद रखना है मुख्य रूप से। पहला हो गया प्रतिभाशाली बच्चे का, तो जिसका IQ लेवल 140 से अधिक होता है वो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, और जिसका IQ 90 से 109 के बीच होता है तो वो सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं। सामान्य बुद्धि के 90 से 109 वाले सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं, ये हो गया। और एक इम्पोर्टेंट है, ये 25 से कम IQ वाले जड़ बुद्धि के बच्चे इडियट्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं कहलाते हैं, ठीक है। और मूर्ख बुद्धि भी याद अगर रखना चाहें तो रख सकते हैं। 50 से 69 के बीच वाले मूर्ख बुद्धि वाले बालक आते हैं इसमें। चलिए अब प्रतिभाशाली बच्चे की बात करें तो प्रतिभा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये इसको आप याद कर लें। प्रतिभाशाली बच्चे के गुण क्या क्या होते हैं? तो प्रतिभाशाली बच्चे अपने डिसीजन इंडिपेंडेंट होते हैं, अपना डिसीजन वो खुद लेते हैं, स्वतंत्र रूप से लेते हैं। यानी कि कोई भी, जैसे आपको वे बच्चे हैं जो जैसे मैट्रिक के बाद IE में कौन सा सब्जेक्ट लेना है तो वो अपना डिसीजन खुद लेकर चयन करते हैं। इस तरह का आप उदाहरण ले सकते हैं कि अपना वो डिसीजन जो है स्वतंत्र रूप से लेते हैं, किन्हीं से ज़्यादा पूछते नहीं हैं। ये प्रतिभाशाली बच्चे के गुण हैं। दूसरा गुण, इसमें आत्म क्षमता सेल्फ इफ़िशियंसी हाई होती है। आत्म क्षमता जो होती है, अपने आप पर विश्वास जो होता है वो बहुत ही हाई लेवल का होता है। और क्रिएटिव आइडियाज़, इनमें जो होता है क्रिएटिव आइडिया होते हैं, बहुत सारे खोज अन्वेषण करने का आइडिया गुण इसमें ज़्यादा होता है कि किसी भी नए चीज़ों का खोज ये ज़्यादा करते हैं। इनमें क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि तो क्यूरियोसिटी इनमें होती है, यानी कि जिज्ञासा होती है, कोई भी नए चीज़ों को करने की जिज्ञासा इनमें ज़्यादा होती है। और नेक्स्ट, इन्हें ऐसे सपोर्ट की ज़रूरत है जो स्कूल के थ्रू नहीं मिल पाता। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, बालक है, तो वो नई चीज़ों का खोज करता है तो उसका सपोर्ट विद्यालय नहीं कर पाती है, स्कूल के थ्रू उसका सपोर्ट नहीं मिल पाता है, यही यहाँ का रहा है। और अंतिम बात करें हम तो इनका मेंटल प्रोसेस हाई कैटेगरी का होता है, यानी कि मानसिक प्रक्रिया जो होती है बहुत ही हाई कैटेगरी का होता है। और नेक्स्ट, बुद्धि के सिद्धांत। तो एक कारक सिद्धांत, तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बीने ने किया। इन्होंने बताया कि सभी व्यक्तियों में एक ही प्रकार की बुद्धि होती है जो सभी कार्यों में कार्य करती है। इन्होंने बताया कि सभी में एक ही प्रकार के बुद्धि होते हैं जो सभी कार्यों में कार्य करती हैं। और द्विकारक सिद्धांत, इस कारक को
स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इन्होंने बताया कि बुद्धि 2 तत्वों से मिलकर बनी है। ये 2 तत्व हैं, पहला सामान्य तत्व जी फैक्टर जनरल एबिलिटी और दूसरा विशिष्ट तत्व एस फैक्टर स्पेशल एबिलिटी। तो सामान्य तत्व, हर व्यक्ति में सामान्य बुद्धि जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। तो हर व्यक्ति में ऐसे भी देखने आपको मिलता है कि हर में बुद्धि अलग अलग, कोई एक ही बात को कोई और तरीके से सोचता है, कोई और तरीके से सोचता है। तो बुद्धि जो है जन्मजात होती है और यह हर किसी में अलग अलग होती है। दूसरा है विशिष्ट तत्व एस फैक्टर स्पेशल एबिलिटी। यह दूसरों में अर्जित करने वाली बुद्धि होती है, यानी कि दूसरों में अर्जित करने वाली, दूसरों को सिखाने वाली होती है, जिसे विशिष्ट तत्व कहते हैं। और समूह तत्व कारक सिद्धांत, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार के योग्यताओं का मिश्रण है जो विभिन्न समूहों में पाई जाती है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है। कोई गाना गाते हैं, तो कोई मूवी बनाते हैं, तो इस तरह का बहुत सारे योग्यताओं का मिश्रण है, जिसे समूह तत्व कारक सिद्धांत कहा गया है और इसके प्रतिपादन थर्स्टन द्वारा किया गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हावर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत। मल्टीपल इंटेलिजेंस, यह थ्योरी इस बात को जोर देती है कि बुद्धि की अलग अलग दशाएं हैं, फॉर्म्स हैं। पहला शाब्दिक भाषाई बुद्धि, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। यानी कि हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि वाले वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं, क्योंकि इनके जो शब्दों और भाषा का ज्ञान जो होता है इनमें बहुत ज़्यादा होता है और इनका शब्दों और भाषा का विकास इन लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ये वकील, क्योंकि वकील को देखिए हर चीज़ का तर्क निकालना होता है, निष्कर्ष निकालना होता है, तो उनमें भाषा का ज्ञान अधिक होता है। कवि अलग अलग कविताओं को लिखते हैं, कहानियों को बनाते हैं कल्पना के आधार पर या जैसे भी, तो उनमें भाषा का जो होता है विकास अधिक होता है। पत्रकार किसी भी चीज़ के बारे में पता चला तो वो अपने माध्यम से उसे अलग अलग भाषाओं में रूपांतरित करके अलग अलग शब्दों को जोड़कर थोड़ा उच्च लेवल का भाषा जो सुनने में अच्छा लगे, ऐसा भाषाओं का उपयोग करके वे लिखते हैं, पेपर में देते हैं या बनाते हैं। तो इसमें इनमें शब्दों और भाषा का ज्ञान बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि। इसमें तार्किक योग्यता मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। जो मैथमेटिशियन होते हैं इसमें मैथ कैलकुलेशन अधिक होता है। अब आगे, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अकाउंटेंट, बैंकर और साइंटिस्ट बनते हैं। अकाउंटेंट का काम है हिसाब किताब रखना, तो उनमें मैथमेटिक्स कैलकुलेशन जो होता है, मैथ का कैलकुलेशन बहुत अधिक अच्छा होता है, स्ट्रांग होता है, तभी वे अकाउंटेंट बनते हैं। बैंकर, उसमें हमेशा पैसे की लेन देन किया जाता है, तो यकीन है अगर पैसा दे रहा है बैंकर, किसी को कोई निकालने गया पैसा दे रहा है तो हल्का सा मिस्टेक होगा तो 500,000 का नुकसान हो सकता है, इसलिए उसका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। और साइंटिस्ट कोई भी चीज़ों को कर रहा है तो बहुत ध्यान से करता है। तीसरा है स्थानिक बुद्धि, अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना ही स्थानिक बुद्धि कहलाता है। अमूर्त तत्व जिसे आप कल्पना कर सकते हैं, पीछे हम उदाहरण दिए थे इसका, कवि वगैरह इसमें आते हैं, कवि आते हैं,
पत्रकार आते हैं, इसमें डॉक्टर आते हैं, सॉरी पत्रकार नहीं डॉक्टर आते हैं, कवि आते हैं इसमें। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे मूर्तिकार, चित्रकार आदि बनते हैं। चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। ठीक है, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बनते हैं। तो ये तो पीछे भी पढ़े हैं इससे मिलता जुलता, जिसमें गति वाली जो काम करते हैं, जैसे एथलीट है कूद फान करता है, दौड़ता है, डांसर है डांस करता है, तो इसमें शारीरिक गतिक बुद्धि भी होता है। तो डांस कैसे करना है, किस तरह से करना है कि लोगों को अच्छा लगे। पाँचवा है संगीतात्मक बुद्धि। इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे सिंगर, एंटरटेनर आदि बनते हैं। संगीतात्मक बुद्धि जिनमें अधिक होता है तो वे सिंगर और एंटरटेनर। तो छठा है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए यह पता चलता है, यानी कि दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसे बोला जाए, तो इसके अंतर्गत आता है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि इसे कहते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे नेता, सामाजिक कार्यकर्ता बनते हैं। जैसे नेता में देखते हैं दूसरों व्यक्ति को इंटरेक्ट करते हैं, अपने और आकर्षित करते हैं अपने भाषण के द्वारा। तो उनमें ये बुद्धि होती है कि क्या हम बोले कि व्यक्ति हमको गौर से सुने, हमारे बातों में, हमारे झांसे में आ जाए। तो ये नेता में, सामाजिक कार्यकर्ता में ये गुण होते हैं। सातवां है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वे आध्यात्मिक गुरु बनते हैं, यानी खुद के साथ इंटरेक्ट, आकर्षित होते हैं, अपने आप में वे आकर्षित होते हैं, अपने खुद के बारे में सोचते हैं, खुद पर वो बात को पहले करते हैं, उसके बाद लोगों को ये बताते हैं कि ऐसा करो ऐसा करो। देखते होंगे आप लोग, सुनते होंगे, कोई भी महात्मा और साधु संत जो देते हैं, अपना प्रवचन देते हैं, उन लोग को आप सुनते होंगे, तो उनमें ये बुद्धि होता है, आध्यात्मिक गुरु बनते हैं जिनमें अंतःवैयक्तिक बुद्धि होती है। आठवां प्रकृतिवादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक होता हो वे किसान आदि बनते हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे किसान आदि बनते हैं। यानी जो प्राकृतिक बुद्धि, जिनको प्रकृति की बुद्धि होती है कि जैसे गेहूँ किस सीजन में होता है, धान किस सीजन में होता है, चावल का उत्पादन कैसे किया जाता है, मक्का किस सीजन में होता है, तो ये बुद्धि जो होता है, प्रकृतिवादी लोग किसान होते हैं। प्रकृति का ज्ञान इन्हें होता है, बुद्धि होती है, तभी ये खेती कर पाते हैं और फसल उपजा पाते हैं। तो ये ज्ञान किसान आदि में बनते हैं। नौवां है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं। जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो वे साधु संत और फिलोसफर बनते हैं। ऐसे भी साधु के पास आप जाइएगा तो हम कौन हैं, भगवान कौन है, तो बहुत अच्छा से वो इसका समझाते हैं, इसके बारे में भगवान क्या है, हम कौन हैं। फिलोसफर लोग भी इस चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाते हैं। नेक्स्ट, आलोचना। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी को वैलिड नहीं माना जा सकता क्योंकि इसमें अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। नेक्स्ट है त्रिआयामी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जे गिलफोर्ड ने किया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रतिपादन जे पी गिलफोर्ड ने किया था। त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन जे पी गिलफोर्ड ने किया था। इस सिद्धांत का बुद्धि संरचना सिद्धांत भी कहते हैं। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से निर्मित वस्तु,
संक्रियाएं का उत्पाद। नेक्स्ट है स्टर्नबर्ग के बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया। स्टर्नबर्ग की बुद्धि को 3 भागों में बांटा गया। पहला अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि अनुभवात्मक बुद्धि पहला है, दूसरा घटकीय बुद्धि, तीसरा संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि। तो पहला अनुभवात्मक बुद्धि की बात करें। अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है, अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। जैसे कि कोई अगर हम बात करें कि छाता का आविष्कार की बात करें, कोई व्यक्ति गया होगा, बारिश में गया, वो भीग गया, तब उसको अनुभव हुआ होगा कि हम भीग गए तो इसका कुछ आविष्कार करते हैं, कुछ खोज करते हैं कि कैसे हम वर्षा से बचें, भीगने से हम कैसे बचें। तो वो छाता का आविष्कार किया। तो वही यहाँ कह रहा है कि अनुभव के आधार पर अनुभवात्मक बुद्धि वह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है और अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। तो अनुभव वहाँ हुआ उसको कि भीगने लगा, तब वो छाता को बनाया। वही बात यहाँ कह रहा है। दूसरा है घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज़ के पीछे कारण जानना चाहते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं घटकीय बुद्धि वाले, वे हर चीज़ के पीछे उनको कारण जानना चाहते हैं। वो कि ऐसा क्यों हुआ, अगर वो गिर गया तो क्यों गिरा, क्या सही से नहीं चल रहा था, गड्ढा था। इस तरह के लोगों के पास घटकीय बुद्धि होती है। तीसरा है संदर्भात्मक बुद्धि। संदर्भात्मक बुद्धि व्यक्ति इनमें सूचनाओं को इस ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है जिसको उसको अधिक से अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। संदर्भित बुद्धि वाले पर्यावरण के साथ तालमेल रखते हैं, मतलब पर्यावरण के साथ समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक होते हैं। व्यवहार में अच्छे होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, ऐसे बुद्धि वाले संदर्भात्मक बुद्धि वाले। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। अधिगम लर्निंग जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये विकास के जैसा ही है, जन्म से मृत्यु प्रांत तक चलने वाली। तो अधिगम का हिंदी होता है सीखना, लर्निंग। अधिगम सीखना, तो सीखने की प्रक्रिया जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है। कोई भी कुछ भी घटना होता है तो उससे व्यक्ति सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। तो यानी कोई भी परिस्थिति हुई, कोई भी घटना घटी, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, आप कहीं पे मोड़ पे मुड़ते हैं और आप हॉर्न नहीं देते हैं या आप लाइट नहीं देते हैं वहाँ, तो इंडिकेटर नहीं देते हैं आप, तो आपके साथ घटना हो जाती है। कोई सामने से आ रहा होता है, आपको ठोक देता है। तो यहाँ क्या हुआ, आप यहाँ क्या सीखें? इस घटना से आप लोग सीखें कि कहीं भी कॉर्नर पर मुड़े तो हमको इंडिकेटर जो होता है, लाइट देना ज़रूरी है कि पिछला व्यक्ति को पता चल सके कि कोई मुड़ रहा है। हम राइट साइड मुड़ रहे हैं तो राइट साइड वाला इंडिकेटर देते वहाँ। ये बात का आपको अनुभव होगा और आप अगला बार इस बात को सुधार करेंगे। आप इन चीज़ों में अगला कॉर्नर पर मुड़ते वक्त आप कभी भी मुड़ेंगे तब आपको इस घटना का याद आ जाएगा और आप अपने आप में सुधार करेंगे। यही यहाँ कह रहा है कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है, अधिगम है, लर्निंग है। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना जो है सार्वभौमिक प्रक्रिया है, यानी यूनिवर्सल प्रक्रिया है। आप हमेशा सीखेंगे ही,
निश्चित है कि आपके साथ घटना घटेगी, तो उस घटना से आप निश्चित ही सीखेंगे, उस घटना को आप दोहराएंगे नहीं, निश्चित है। तो यही कह रहा है कि सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। निश्चित है कि आप सीखेंगे तो अपना व्यवहार में परिवर्तन लाएंगे, उस चीज़ को दोहराएंगे नहीं, अलग तरीके से करेंगे दूसरा बार। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। सीखना मानसिक प्रक्रिया है, आप अपने दिमाग में ये सेट करेंगे तो सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। स्कूल में अधिगम्य परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेजिंग करना है। इनकरेजिंग करना यानी प्रोत्साहित करना है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेजिंग करना है। अधिगम से अधिक सार्थक अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित सेल्फ डायरेक्टेड हो। तो अधिगम अधिक सार्थक क्यों होता है और प्रभावशाली होता है? यदि वह सेल्फ डायरेक्टेड अपने आप में बनाया हुआ हो। अगर किसी चीज़ को, जैसे आप कोई मैथ का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो अब अगर आप वहाँ कैलकुलेशन खुद करते हैं, आपको नहीं करने आ रहा, आपको एक बार बताया गया सर के द्वारा, तो आप उस चीज़ को वहाँ लागू करके कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप ज़्यादा सीखेंगे। वही यहाँ कह रहा कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो। अब प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। तो कोई बच्चा अगर खुद से करके, चाहे वो गलत करता है और फिर दोबारा करता है, तो वो सीखेगा और जो चीज़ को वो सीखेगा वो हमेशा के लिए उसे याद हो जाएगा। तो लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है, जो खुद करता है, करके सीखा जाए। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों की में भागीदारी महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुछ कार्यक्रम होता है तो उसमें भाग लेना बहुत ज़रूरी है। उससे बच्चा में जो होता है एजिटेशन होता है, जैसे कोई बच्चा स्टेज पे बोल नहीं पाता है, डर लगता है, भीड़ देखकर डर लगता है, लोगों को देखकर डर लगता है, वो सब 10 आदमी के सामने नहीं बोल पाता है। तो इस चीज़ों से जो है बच्चा सीखता है और इससे अपने आप में वो सुधार लाता है। तो अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक क्रिया है। सीखना एक सामाजिक क्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान एनालिसिस की प्रक्रियाएं शामिल हैं। एनालिसिस की प्रक्रियाएं यानी किसी चीज़ को बारे में आप सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, तो उसे एनालिसिस कहा जाता है। उससे आप सीखते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग, कोई भी जो होता है क्रिटिकल वर्क जो होता है, तो क्रिटिकल मतलब जो भी संकटपूर्ण जो होता है उसे सोचकर, संकटपूर्ण कोई भी चीज़ होता है उसके बारे में सोचकर आप कुछ सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं, समस्या को सुलझाते हैं, तो उससे भी आपको सीखने को मिलता है। जैसे कोई बच्चा कोई क्वेश्चन को नहीं बना पा रहा, आप जानते हैं, तो आप जब उसे बताएंगे तो वो सीखेगा। इसी को ये हम बता रहा है। अधिगम वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। तो जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। इसमें अधिगम की न्यूनता और अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला सरल रेखीय वक्र, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा, इसमें सीखने की गति, देखिए यहाँ ग्राफ में बताया जा रहा है, यहाँ सीखने की गति और यहाँ है
अभ्यास। तो यहाँ सीखने की गति क्या है, एक समान है, एक समान ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ सरल रेखीय वक्र दर्शा रहा है। दूसरा उन्नतोत्तर वक्र, उन्नतोदर वक्र, एलिवेशन कर्व। तो एलिवेशन कर्व में है, देखिए यहाँ सीखने की गति, यहाँ सीखने की गति और यहाँ अभ्यास। सीखने की गति क्या है, शुरू में तेज था, यहाँ तक ठीक है, तेज़ी से किया, सीखा, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे कम होने लगा, डाउन होने लगा, तो इसे ही उन्नतोदर वक्र, एलिवेशन कर्व कहते हैं। ठीक है, तीसरा आपका है नतोदर अधिगम वक्र, कॉनकेव लर्निंग कर्व। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होने शुरू होती है और वह उच्चतम स्तर की ओर आगे बढ़ता है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, सीखने की गति पहले क्या थी, पहले इसमें यहाँ धीरे थी, धीरे 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 1 2 यहाँ धीरे, और यहाँ डायरेक्ट देखिए बढ़ने लगी, तो इसे नतोत्तर अधिगम वक्र, कॉनकेव लर्निंग कर्व कहते हैं। ठीक है, तीसरा मिश्रण गति वक्र। मिश्रण गति वक्र में इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्रों उन्नतोदर और नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप है। थोड़ा हिंदी जो है टेढ़ा मेढ़ा शब्द है, तो बोलने में प्रॉब्लम आती है, बार बार दोहराने पे ठीक हो जाएगा। आप लोग भी इस बात को ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान से धीरे धीरे बोलना पड़ेगा, तब ठीक से उच्चारण होगा इसका। ठीक है, तो ये जो है इस ग्राफ में मिला जुला रूप है, मतलब पहले सीखने की गति तेज रहती है, या पहले सीखने की गति जो है अधिक धीमी रहती है और बाद में तेज हो जाती है या बाद में धीमी आ जाती है, तो ये मिश्रित वक्र इसे कहते हैं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट है अधिगम पठार। और जो बच्चे हैं, छात्र हैं या दोस्त हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो आप तक पहुंच सके। और CDP और भी जितने सब्जेक्ट हैं सभी पूरा हम कवर करेंगे और अच्छे से कवर करेंगे और एग्ज़ाम से पहले करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अधिगम पठार लर्निंग अधिगम पठार क्या है, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न ही अवनति। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है, यानी अधिगम सीखने की गति रुक जाती है, उसमें न तो उन्नति होती है न ही अवनति होती है, न ही बढ़ती है न ही घटती है, जहाँ है एक समान चलते रहती है। तो अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है, यानी सीखता नहीं है बच्चा, जो कुछ जानता है बस जानता है, न भूलता है, इसमें यही बात कहा गया है। और शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर को 3 स्तरों में बांटा गया है। स्मृति स्तर पहला, दूसरा है समझ बोध स्तर, तीसरा है चिंतन स्तर। तो पहला की बात करेंगे स्मृति स्तर। तो स्मृति स्तर मेमोरी लेवल, यह हर्बर्ट ने दिया था, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हर्बर्ट ने दिया था। ठीक है, यह हर्बर्ट ने दिया था। इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्रोत। देखिए, बच्चा को रट कर कोई भी चीज़ याद कराना ये ठीक नहीं है, तो ये शिक्षण का अधिगम प्रक्रिया का सबसे निचला स्तर इसे माना गया है। किसी भी चीज़ को रट कर याद करना बहुत ही निचला स्तर का शिक्षण कहलाता है। तो ये स्मृति स्तर के अंतर्गत आता है, यह हर्बर्ट ने दिया था। इसमें बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। ये खास करके छोटी कक्षाओं के लिए होती है, जैसे कि 1 2 के बच्चे, LKG UKG के बच्चे जो होते हैं, उनको सभी चीज़ रट कर याद करवाया जाता है, जो भी है ABCD 1 2 3 गिनती जो भी है सब, तो ये छोटी कक्षाओं के लिए होती है।
नेक्स्ट है दूसरा, समझबोध स्तर। समझबोध स्तर सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया। पाठ योजना निर्माण। पहले टीचर पाठ योजना का निर्माण करेगा, ठीक है। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया में पहले टीचर जो है पाठ योजना, क्या पढ़ाना है, क्या करना है, कक्षा में जाकर, क्लास में जाकर बच्चों के बीच उसका योजना तैयार करेगा, योजना निर्माण करेगा। दूसरा, कक्षा शिक्षण। परियोजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा, शिक्षण करेगा। करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है, यानी कि बच्चा आया पाठ योजना तैयार करके और आकर शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट पढ़ाएगा। उसके बाद प्रतिपुष्टि करेगा, फीडबैक देने के लिए 6 मिनट होते हैं। जैसे कि शिक्षक जब पढ़ाते हैं तो फीडबैक, अब बच्चों से वे फीडबैक लेंगे कि क्या कैसा लगा, क्या कोई समस्या है, कोई और दिक्कत है, तो फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि। चौथा है पुनः पाठ योजना, इसमें 12 मिनट। तो फिर से वो दोबारा वो समस्याओं को बच्चों से सुनकर वो दोबारा पढ़ाएंगे 12 मिनट। उसके बाद पुनः शिक्षण 6 मिनट, फिर 6 मिनट पढ़ाएंगे और पुनः प्रतिपुष्टि, फिर से प्रतिपुष्टि करेंगे, बच्चों से पूछेंगे, पूछताछ करेंगे कि आप समझ गए कि और कोई दिक्कत है, तो प्रतिपुष्टि के लिए 6 मिनट। टोटल कुल 36 मिनट होते हैं सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया के लिए कितने मिनट की होती है, तो 36 मिनट की होती है, 36 मिनट की होती है। अब अधिगम स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण जब कोई एक सीखा हुआ कौशल काम दूसरे सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैसे आप एक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आप कार चलाना जानते हैं और आप ट्रक सीखने के लिए चले गए, तो ट्रक सीखने की प्रक्रिया में आपको जो कार चलाने आता था उसका बहुत कुछ सामान मिलेगा, प्रक्रिया वहाँ भी करने को आपको मिलेगा, ब्रेक, एक्सीलरेटर जो भी है सभी चीज़ वहाँ भी समान होंगे। तो वहाँ आपको क्या है, आपको वहाँ सीखने का स्थानांतरण इसी को कहते हैं, ठीक है, कि ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। स्थानांतरण के प्रकार। धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण से स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सिखाने में सहायता प्रदान करता है। जैसे कि आपने ट्रक चलाया तो कार आप चलाना जानते थे, तो वहाँ की बहुत सारे बात को आपको वहाँ भी लागू हुआ, आपका सीखा हुआ चीज़ वहाँ भी उपयोग हुआ, तो वहाँ धनात्मक स्थानांतरण हुआ, ठीक है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्यों को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। जैसे हिंदी भाषा से का ज्ञान अगर है आपको तो संस्कृत लगभग कुछ मिलता जुलता है, तो वहाँ आपको धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा, ठीक है। ऋणात्मक स्थानांतरण। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने का ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। जैसे तेज चलने पर का अभ्यास दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने के बाधक होता है। जैसे ऋणात्मक स्थानांतरण का उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे आपको कोई व्यक्ति बुलेट चलाना जानता है तो बुलेट में फर्स्ट गियर जो होता है वो आगे की ओर लगता है, और फिर वही व्यक्ति स्प्लेंडर चलाने के लिए चलाता है तो उसमें फर्स्ट गियर, वो बुलेट का आदत होता है उसको फर्स्ट गियर आगे देता है, लेकिन स्प्लेंडर में फर्स्ट गियर पीछे लगता है, तो वहाँ उसका ज्ञान क्या हो गया, उसके लिए घातक हो गया, बार बार वो आगे की ओर गियर लगा देता था, तो वहाँ उसका
नुकसान होने लगा, बार बार टाइम का नुकसान होने लगा, तो वहाँ ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। ठीक है। शून्य स्थानांतरण। शून्य स्थानांतरण सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना हो तो सहायक होता है, ना ही बाधक होता है। यानी सीखने की प्रक्रिया में जब पूर्व अनुभव ना हो तो सहायक होता है, ना ही बाधक होता है। तो वहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। जब आपके पास ज्ञान ना हो कोई भी पीछे, जैसे कार आप चलाने नहीं जानते हो और ट्रक चलाने जाएं आप, तो वहाँ कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, तो वहाँ शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। ना आपको कोई सहायता मिलेगा पूर्व ज्ञान से, क्योंकि आप जानते ही नहीं हैं, तो उसे शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। क्षैतिज स्थानांतरण। जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का उपयोग व्यक्ति के द्वारा उसी प्रकार के लगभग समान स्थिति में किया जाता है, तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उस तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। ठीक है। करने का अर्थ है कि गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने के अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्न अगर आप हल करते हैं कोई और सब्जेक्ट का, तो उसमें काम आता है, जिसे आप क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अधिगम अक्षमता। सीखने की क्षमता या योग्यता में कमी को अक्षमता कहते हैं। एक चर अवस्था है, वेरिएबल स्टेज है। अधिगम जो है एक चर अवस्था है। ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार निश्चित 1 नंबर तो ज़रूर रहेगा इससे सीटेट में, तो आप लोग ध्यान से देखिए और इसको समझना है, याद नहीं करना है। ठीक है। तो डायलेक्सिया, पहला क्या है? डायलेक्सिया। डायलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई को डायलेक्सिया कहा जाता है। तो इसको याद कैसे करना है? लेक्सिया, आप लोग सुने होंगे एलेक्सा भी निकला, जिसमें आप बोलते हैं तो बोलने से वो जो भी है गूगल से सर्च हो जाता है, गाना स्टार्ट हो जाता है, सॉन्ग प्ले हो जाता है। तो वहाँ से आप याद रखेंगे कि एलेक्सिया, डायलेक्सिया यानी एलेक्सा। यहाँ आप उससे इसका संबंध स्थापित करेंगे एलेक्सा से। ठीक है। तो डायलेक्सिया यानी एलेक्सा, तो पढ़ने से संबंधित कठिनाई, यानी पढ़ने से पढ़ नहीं आप पा रहे हैं। ठीक है। डायलेक्सिया यानी पढ़ने से संबंधित कठिनाई यानी एलेक्सा। ठीक है। और डायग्राफिया लिखने से संबंधित कठिनाई, यानी आप कोई ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं, यानी कि कोई लिख आप नहीं पा रहे हैं, कुछ भी आप लिख नहीं पा रहे हैं, तो इसे ही कहेंगे डायग्राफिया। ठीक है। तीसरा है डायकैलकुलिया। ठीक है। तो इसमें गणितीय गणना से संबंधित समस्या, डायकैलकुलिया हो गया गणितीय गणना से संबंधित, यानी 1 2 तो यहाँ तो डायरेक्ट है कैलकुलिया। तो कैलकुलिया मतलब आप गिन नहीं पा रहे हैं, 1 2 3 ये आप गिन नहीं पा रहे हैं। चौथा है डायमॉर्फिया, भ्रम वाली स्थिति। मॉर्फिया, आप मोर का यहाँ कर सकते हैं, अपने मन में ला सकते हैं चित्र। मोर यानी कि भ्रमित होता है, मोर भ्रमित होकर डांस करता है, इस तरह का। तो भ्रम वाली स्थिति मोर, यानी मॉर्फिया, मोर और मोर भ्रमित हो जाता है, तो मोर वाली स्थिति डायमॉर्फिया। ठीक है। 5वां है डायफेसिया, बोलने से संबंधित विकार। देखिए, बोलने से संबंधित विकार, कोई भी चीज़ को आप अगर आप बोलते हैं, सबसे ज़्यादा आप दिन में किसी भी समय आप किसी से बोलते हैं, किसी से के सामने खड़े होते हैं, सबसे ज़्यादा आपको फेस कौन सा समस्या करना पड़ता है? बोलने की समस्या से, सही उच्चारण, सही शब्द का उच्चारण, तो वहाँ आपको फेज करना पड़ता है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है, यानी फेज करना पड़ता है। तो यहाँ भी फेज है, डायफेसिया
फेस करना पड़ता है, और वहाँ इसका आप रिलेट करेंगे फेस से कि कठिनाई का सामना, तो है डायफेसिया यानी बोलने से संबंधित विकार। फेस करना, समस्या फेस करना बोलने में, ठीक है, बोलने से संबंधित विकार। डायरेक्सिया, तो शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। डायरेक्सिया, इसको रेक्सिया, डायरेक्सिया शारीरिक कौशल से संबंधित विकार, ठीक है। डायथीमिया, तनाव से संबंधित विकार। डायथीमिया, इसे भी आप कोई भी बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा बनाकर कुछ, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। तो डायलेक्सिया पढ़ने से संबंधित कठिनाई, एलेक्सिया को एलेक्सा से रिलेट करके, ठीक है। डायग्राफिया, इसको ग्राफिया यानी ग्राफ, लिखने पढ़ने में ग्राफ बनाने क्या है, लिखना पड़ेगा, तो लिखने से संबंधित कठिनाई। डायकैल्कुलिया, तो यहाँ गणितीय गणना से संबंधित। कैलकुलिया ये तो ऐसा ही याद रह जाएगा आप लोग को, ये है ना। चौथा है डायमोर्फिया, मोर को यहाँ आप लाएंगे अपने मन में, भ्रम वाली स्थिति में ये नाचना आरंभ कर देता है। डायफेसिया, आप सबसे ज़्यादा फेस करते हैं, बोलने में समस्या फेस करते हैं, तो डायफेसिया बोलने से समस्या, ठीक है। और डायरेक्सिया, इसे भी आप कुछ शारीरिक कौशल से संबंधित विकार। डायरेक्सिया है तो आप एक्सरे से रिलेट कर दीजिए, यानी एक्सरे किस में आप कराते हैं जब शारीरिक प्रॉब्लम आपको होता है, आप बीमार होते हैं, तो यहाँ आपको याद रह जाएगा शारीरिक कौशल से संबंधित विकार है डायरेक्सिया यानी एक्सरे, ठीक है। डायथीमिया, तनाव से संबंधित, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। डायथीमिया यानी तनाव से संबंधित। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ADHD, ठीक है। अटेंशन डिफिशिएट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डिफिशिएट हाइपरएक्टिव डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें बच्चा एक चीज़ पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और बहुत हाइपर एक्टिव होता है। किसमें? ADHD में, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये है, याद कर लीजिएगा। तो बच्चा एक जगह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता और हाइपर एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, चंचल होता है। बच्चा ऐसे भी चंचल होता है, ठीक है। स्वलीनता, आत्मकेंद्रिता, ऑटिज्म, दोहरा और रिपीटेटिव और बार बार किए जाने वाला व्यवहार, बिहेवियर ऑटिज्म कहलाता है। यानी बच्चा बार बार जो करता है उस व्यवहार को स्वलीनता कहा जाता है। यह दिव्यांग सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन में चुनौतियों का कारण बनती है, ठीक है। सोशल कम्युनिकेशन यानी बोलचाल या सामाजिक संचार जो होता है, संचार स्थापित करने में बार बार किसी के सामने आप किसी चीज़ को बार बार दोहराइएगा तो उसको वो इरिटेट हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, तो उसमें ये बच्चे को बहुत दिक्कत होता है जो बार बार एक चीज़ को दोहराते हैं। ऐसे ही स्वलीनता, आत्मकेंद्रितता ऑटिज्म कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है RPWD एक्ट 2016। RPWD एक्ट 2016, RPWD एक्ट 1995 के स्थान पर PWD एक्ट 2016 लाया गया। PWD एक्ट 2016 में PWD एक्ट 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकार से बढ़कर 21 प्रकार कर दिए गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि 1995 में मौजूदा विकलांगता के 7 प्रकार थे। बच्चे कैसे कैसे बच्चे विकलांग होते हैं, किस तरह से होते हैं, उसके 7 प्रकार थे, लेकिन इसको बढ़ाकर 2016 में PWD एक्ट में इसे 21 प्रकार कर दिया गया। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर दिया गया कि
केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। यानी केंद्र सरकार को और अगर कुछ लगेगा कि विकलांगता इस प्रकार के व्यक्ति भी विकलांग के समूह में रखे जाएं, श्रेणी में रखे जाएं, तो उसे भी सरकार जो है जोड़ सकती है, गवर्नमेंट जोड़ सकती है। इसके द्वारा सुझाई गई युक्तियाँ: जीवन के से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। स्कूल जाने वाले बच्चों का हर 5 साल में सर्वे करना, ठीक है, कि वो किसी तरह का विकलांग तो नहीं है। इसके द्वारा ही बुक और TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराना, ठीक है। अगर कोई बच्चा विकलांग है तो उसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के द्वारा पढ़ाना, बुक्स प्रोवाइड कराना, ये सब इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। गामा गतिमान अक्षमता, यह क्षमता शारीरिक क्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना से संबंधित होती है, जैसे चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु न पकड़ पाने की अक्षमता आदि, ठीक है। EL थॉर्नडाइक, अब है EL थॉर्नडाइक, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। EL थॉर्नडाइक साहब त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो EL थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वे सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, वह बार बार अनुक्रिया दोहराएगा और वह कुछ नया कुछ सीखेगा। यानी किसी की उत्तेजना बढ़ा दे, अगर कोई बच्चा को कह दे कि तुम चित्र बहुत अच्छा बनाते हो, तुम कमल का चित्र बहुत अच्छा बनाते हो, तो बच्चा बार बार उसे दोहराएगा और अच्छा करेगा, जिससे बच्चा सीखेगा। तो थॉर्नडाइक साहब का कहना था कि किसी की उत्तेजना बढ़ा दे तो वह उसके प्रति अनुक्रिया करेगा, वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो कुछ न कुछ सीखेगा, बार बार वो सीखेगा। प्रयोग: थॉर्नडाइक ने एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया और बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा दिया जिस पर पैर पड़ने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है और इधर उधर घूमती है और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली तक पहुंच जाती है। कहने का अर्थ है कि थॉर्नडाइक साहब ने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और पिंजरे में एक लीवर लगा दिया, जिस लीवर को दबाने पर के बाद गेट खुलता था और पिंजरे के बाहर एक मरी मछली को टांग दिया, ठीक है। तो जब लीवर पे तो बिल्ली को जब भूख लगी तो वो छटपटाने लगा, इधर उधर घूमती, और जब उसका पैर अचानक जब छटपटाने लगी, इधर उधर घूमने लगी, उसका पैर अचानक उस लीवर पे पड़ा और गेट खुल गया और बिल्ली जाकर उस मछली को खा ली, ठीक है। तो बिल्ली बार बार प्रयास की होगी निकलने का, इधर उधर छटपटाई होगी, हाथ पैर मारी होगी, ठीक है। तो बार बार सीखने से बार बार दोहराई, जिससे वो गेट खोलने सीख गई और आगे। यह प्रयोग सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां हमें होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी सीख जाएंगे। तो बिल्ली जब हाथ बार बार दोहराई होगी तो उसे तो बार बार एक बार ही खुली है, जब उसका पैर लीवर पे पड़ा तो उस एक बार में ही वह बिल्ली सीख गई होगी कि इस लीवर को दबाने से ये गेट खुलती है और तब हम जाकर खाना खा सकते हैं, मछली खा सकते हैं। तो थॉर्नडाइक के 2 नियम दिए, पहला मुख्य नियम, दूसरा गौण नियम। आइए देखते हैं। तो प्राथमिक नियम अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा सीखेंगे, ठीक है। किसी भी काम को हम जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, उदाहरण के लिए हम साइकिल ले सकते हैं। साइकिल अगर मुझे चलाना नहीं आता तो साइकिल चलाने का कोशिश करेंगे तो बार बार गिरेंगे, फिर चलाएंगे, फिर गिरेंगे, लेकिन एक बार सीख जाएंगे, अच्छी तरह चलाना साइकिल सीख जाएंगे। तो जितना हम अभ्यास करेंगे, किसी काम को जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे, ठीक है। तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी ही सीख लेंगे। अगर आप
किसी भी चीज़ को यकीनन आप बाइक चलाना नहीं आता आपको और बाइक चलाने का तत्परता है आप में, उत्तेजना है आप में, आप चलाना चाहते हैं तो आप जल्दी सीख जाएंगे। आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। प्रभाव का नियम, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यदि सीखना असंतोषजनक नहीं होता तो थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया। तो सीखना संतोषजनक, अगर किसी चीज़ में आपको संतोष हो जाए तो आप सीखना तीव्र हो जाता है। और यदि सीखना संतोषजनक हो, आप सीख कर उस चीज़ से संतोष नहीं है तो आप उसे छोड़ देंगे। तो थॉर्नडाइक साहब का यही कहना था। और इन्होंने पुरस्कार और दंड को महत्व दिया, यानी कि आप पुरस्कार, जब बच्चा को पुरस्कार देंगे, कोई बच्चा अगर सीखना नहीं चाहता है तो उसे पुरस्कार से उसे उत्तेजित करेंगे कि बच्चा उस कार्य को करने के लिए उत्साहित हो। और दूसरा, अगर नहीं करना चाहता तो उसे दंड देंगे, दंड से बच्चा डरेगा, डर कर करेगा। तो थॉर्नडाइक का ये महत्व